Bismillahirrahmanirrahim. Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. Today we will discuss validity. Validity refers to how well a test measure. What is purpose to measure? Keep in mind that a scale can reliable, but it does not mean that it is also valid. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स के वैलिडिटी क्या होती है। आप एक स्केल बनाते हैं नया, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का स्केल आपने बना लिया। अब डिप्रेशन का स्केल जो आपने बनाया है, अब वो जब हम किसी पेशेंट का डिप्रेशन मेजर करेंगे तो अगर तो पेशेंट डिप्रेशन में, अगर तो आपका स्केल जो है वो उसका डिप्रेशन मेजर करेगा, ठीक है, मतलब उसमें कंटेंट ऐसा है, उसमें सवाल ऐसे हैं जो डिप्रेशन को ही मेजर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका स्केल जो है वो वैलिड है। यानी जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ टेस्ट मेजर, यानी एक जो मेजर है यानी टेस्ट है या स्केल है वो कितने अच्छे तरीके से उस वेरिएबल को मेजर करता है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। यानी अगर एक डिप्रेशन का स्केल है वो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो वैलिडिटी क्या होगी उस स्केल की कि वो कितने अच्छे तरीके से डिप्रेशन को मेजर करता है। ये नहीं है कि डिप्रेशन को मेजर करने के लिए आपने बनाया लेकिन वो डिप्रेशन को मेजर ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो डिप्रेशन को मेजर नहीं कर रहा? इसका मतलब है कि उसमें सवाल ऐसे नहीं है, उसका कंटेंट ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन को मेजर करे। तो वैलिडिटी क्या हुई कि कितने अच्छे तरीके से कोई स्केल उस वेरिएबल को मेजर करता है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए वो बनाया गया हो। इसका मतलब है कि वो स्केल वैलिड है। अब याद रखिए कि अगर एक स्केल रिलायबल है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि अब अगर गलत स्केल भी है वो आपको एक स्कोर दे देता है तो दूसरी दफ़ा भी आपको वही स्कोर वो देगा, ठीक है, क्योंकि सवालनामा आपने एक तरह बनाया, अब एक सवालनामे पे पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो स्कोर आ गया 20। अब बेशक वो गलत ही है लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप मेजर करेंगे फिर भी उसका स्कोर तकरीबन 20 के नज़दीक ही आएगा, वो गलत स्केल पे भी। तो स्केल रिलायबल तो हो गया क्योंकि पहली दफ़ा वही स्केल आया और दूसरी दफ़ा भी वही, पहली दफ़ा वही स्कोर आया, दूसरी दफ़ा भी वही स्कोर आया, तो रिलायबल तो हो गया, तो कंसिस्टेंसी तो आ गई स्कोर में। लेकिन अब उसकी क्या गारंटी है कि वो जो है वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है स्केल जिसको आप मेजर करने के लिए आपने बनाया। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये स्केल 2 दफ़ा स्कोर तो सेम दे सकता है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो वैलिड भी है, यानी उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए आपने बनाया। यानी वो दोनों दफ़ा आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, वो दोनों दफ़ा आपको गलत स्कोरिंग भी दे सकता है, जो पहली दफ़ा भी गलत होगी क्योंकि वो तो चीज़ मेजर ही नहीं कर रहा होगा। अब दूसरी दफ़ा भी जब आपको वो देगा तो वो फिर स्कोरिंग जो है वो उसका स्कोर है वो गलत होगा क्योंकि दूसरी दफ़ा भी उसने सही तरह से चीज़ मेजर को नहीं की। लेकिन दोनों दफ़ा चूँकि गलत चीज़ को मेजर किया तो स्केल तो स्कोर तो सेम आएगा, लेकिन जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो चीज़ उसने मेजर नहीं की, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि स्केल रिलायबल तो हो सकता है लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं कि वो वैलिड भी लाजमी होगा। तो वो स्केल जो रिलायबल है वो हमेशा वैलिड नहीं होता। वैलिड वो स्केल होता है जो उसी चीज़ को, उसी वेरिएबल को मेजर करे जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। तो इसको कहते हैं वैलिडिटी। अब वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे पहले जो आ जाती है फेस वैलिडिटी आ जाती है, उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है, कंकरेंट वैलिडिटी आ जाती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आ जाती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ जाती है। इन हम तमाम जो मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस की हैं वैलिडिटी, इंशाल्लाह इनको हम आगे लेक्चर में चलते हुए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन वैलिडिटी की कि वैलिडिटी बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी खसूसियत है किसी स्केल की कि किस हद तक वो उस वेरिएबल को मेजर कर रहा है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। मतलब जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए स्केल बनाया गया है क्या उसी वेरिएबल को वो मेजर कर रहा है और किस हद तक कर रहा है। ज़्यादा कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, 100% उसी को मेजर कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, अगर थोड़ा कर रहा होगा तो वैलिडिटी कम होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा होगा तो वो स्केल अच्छा वैलिड होगा। तो ये ही थी डेफिनेशन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की टाइप है दैट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी।
अच्छा, फेस वैलिडिटी जो बेसिकली है, ये कोई साइंटिफिक जो है वो टर्म नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका मैयर नहीं है, वैलिडिटी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। ये जस्ट आप कोई चीज़ देखते हैं और उसको देख के पहचानते हैं कि यार ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। जिस तरह आपको एक स्केल दे दिया जाता है, आप उसका नाम नहीं बताया जाता, आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि यार देखें और ये किस चीज़ का लग रहा है, तो आप उसको सरसरी सा एक देखते हैं, आपको मतलब एक दो आइटम आप उसको देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है देखने से ही कि यार ये डिप्रेशन का स्केल है, क्योंकि आपको लगा कि उसमें कंटेंट ऐसा है या उसका जो अपीयरेंस है उसकी वो ऐसी है, उसमें वर्ड्स ऐसे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेस वैलिडिटी। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज नॉट वेरी साइंटिफिक, इट मीन्स दैट द मेजर appear to be suitable for measuring the under investigation construct। यानी कि उसमें बेसिकली ये जो मैंने डेफिनेशन अभी पढ़ी है उसका एक थीम ये है, उसका एक जो क्रिस्प है वो ये कि ये एक तो साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा ये कि इसको देख कर ही ये आइडिया लगाया जाता है कि ये जो है बेसिकली ये उस चीज़ को मैयर करेगा जो उसी फिनोमिना को मैयर करने के लिए है जिस फिनोमिना को मैयर हम करना चाह रहे हैं। मतलब मैं अगर स्केल देखता हूँ तो मैं बेसिकली डिप्रेशन को मेजर करना चाह रहा हूँ। अब मैं स्केल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ इसमें कोई मवाद इसी तरह का है, तो ये स्केल क्या होगा, फेस वैलिडिटी स्केल की हाई होगी। लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि यार डिप्रेशन को मेजर करना है तो ये नज़र नहीं मुझे आ रहा है ये स्केल के डिप्रेशन को मेजर करेगा सिर्फ देखने से, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बेसिकली कंटेंट नहीं, उसमें वर्ड्स ऐसे नहीं है, मुझे वो सूटेबल नहीं लग रहा कि ये डिप्रेशन को मेजर करेगा। उसका मतलब ये है कि इस स्केल की फेस वैलिडिटी वीक है। तो फेस वैलिडिटी क्या है कि जस्ट देखने से आपको पता चल जाए कि क्या कोई स्केल आपका मतलूबा जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं क्या उस चीज़ को वो मेजर करेगा या नहीं करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। ये साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत कम यूज़ की जाती है। जब भी हम अपना थीसिस वगैरह लिखते हैं या रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो मैंने लाइक बहुत 1-2-4% ही है अगर कोई इसको इस वैलिडिटी को मेजर यूज़ करना चाहे इस टर्म को या अपनी रिपोर्ट में इसको लिखे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इसको मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादातर ये साइंटिफिक नहीं है। हमारी रिसर्च में मोस्टली चीज़ें वो होती हैं जो साइंटिफिक हों। तो दिस इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। अच्छा जी, अब हम जिस वैलिडिटी की टाइप की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि स्केल में जितना जो कंटेंट होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, हम देखेंगे कि क्या कंटेंट वैलिड है। कंटेंट वैलिड होने से मुराद ये है, हम देखेंगे कि जितने क्वेश्चंस मेजरमेंट स्केल में डाले गए हैं या आपका जो इंस्ट्रूमेंट या आपका जो क्वेश्चनियर है वो आपने बनाया है, उसमें जितने सवाल या कंटेंट आपने डाले हैं क्या वो तमाम के तमाम उसी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं जो वेरिएबल मेजर करने के लिए आपने स्केल बनाया। मसलन अगर आप डिप्रेशन का आपने एक स्केल बनाया, आपने डिप्रेशन को मेजर करना है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हम देखने से मुराद ये कि एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है आप वो मुतय्यन करेंगे, वो अपने जो फील्ड में जिस मतलब डिप्रेशन का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या जिस भी फील्ड का आपने क्वेश्चनियर बनाया है उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हों उनका एक पैनल जो होता है, पैनल मीन 2-3 जो एक्सपर्ट्स होंगे 3-4, तो वो आपका स्केल जज करेंगे कि क्या आपके स्केल में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं क्या वो क्वेश्चन उसी वेरिएबल को मेजर करेंगे या कर रहे हैं या उससे रिलेटेड ही हैं जो वेरिएबल आप मेजर करना चाह रहे हैं। मसलन अगर आपने डिप्रेशन का स्केल बनाया है तो एक्सपर्ट्स वो लोग जो डिप्रेशन को डील करने में एक्सपर्ट हों, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, जिनका क्लिनिकल का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने डिप्रेशन के पेशेंट को डील किया हो, जिनको डिप्रेशन के बारे में हो ना हो, जिनको सिम्टम्स का पता हो डिप्रेशन का, अब वो लोग आपके जो क्वेश्चनियर है उसमें स्केल को जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि आपका जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो डिप्रेशन को ही मेजर कर रहे हैं। अब वो कैसे देखेंगे, वो आप एक उनको क्वेश्चनियर देंगे अपना जिसमें आपके तमाम सवाल होंगे और हर सवाल के आगे 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकट स्केल होगा, या आप उसको फोर्स्ड चॉइस स्केल भी यूज़ कर सकते हैं हाँ या नहीं में, कि हर वो आगे अपना आंसर देंगे यानी कि अपनी राय देंगे टिक मार्क करके
फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ हाँ या नहीं में आप हर सवाल के आगे ऑप्शन दे देंगे, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, आप उनसे कहेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये जो सवाल है क्या ये डिप्रेशन को मैयर करता है, हाँ या नहीं। अगर करता है तो आप हाँ पे टिक कर दें, अगर नहीं करता तो आप नहीं पे टिक कर दें। तो इस तरह करके लिकर्ट स्केल का जो पैटर्न है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर सवाल के सामने जो है वो 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल का जो रिस्पॉन्स पैटर्न है आप वो दे सकते हैं कि आप उनको कहेंगे कि आपने ये जज करना है कि ये जो सवाल है इस स्केल में पहला सवाल दूसरा, यानी 1 बाय 1 करके सारे सवालों की बात होगी कि ये जो सवालात हैं ये किस हद तक डिप्रेशन को मैयर कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रांगली एग्री हैं कि ये बिल्कुल 100% मैयर कर रहे हैं तो स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर दें। अगर थोड़ा कम है तो इस तरह करके कम पे वो आप टिक कर दें। डिसएग्री पे अगर बिल्कुल आप समझते हैं कि ये जो सवाल है ये बिल्कुल भी डिप्रेशन को मैयर नहीं कर रहा तो आप डिसएग्री पे क्लिक कर दें। तो इस तरह करके आप उनकी जो कंटेंट वैलिडिटी है एक्सपर्ट्स के पैनल के थ्रू आप हासिल करेंगे। इस वैलिडिटी को एक्सपर्ट वैलिडेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोग देख रहे होते हैं इसको, तो हम इसको एक्सपर्ट वैलिडेशन या एम्पिरिकल वैलिडेशन का नाम भी देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट देखा जाता है इसमें स्केल का कि कंटेंट जो है स्केल का वो उसी चीज़ को मैयर कर रहा है जिस चीज़ को आप मैयर करना चाह रहे हैं, जिसके लिए स्केल डेवलप किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी और एक्सपर्ट और एम्पिरिकल वैलिडेशन। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कंकरेंट वैलिडिटी की। ये एक और जो टाइप है वैलिडिटी की, दिस इज़ कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। अच्छा, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको जो लिटरेचर है जो मैंने लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंप्यूट कंकरेंट वैलिडिटी 2 स्केल्स एडमिनिस्टर्ड, ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा हुआ है, 1 मोस्टली इंडिजिनस and second already existing on same construct at the same time, and then find out the relationship between both scores. For example, administration of सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल विद बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल जो था वो खुद आपने डेवलप किया और आपने साथ जो ऑलरेडी एक डिप्रेशन को मैयर करने वाली इन्वेंटरी थी बैक डिप्रेशन, आपने वो उसके साथ मैयर की। तो मैं आप इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे बेसिकली क्या है, क्यों करते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है बेसिकली कि कंकरेंट वैलिडिटी में एक स्केल है जो आपने बनाया है डिप्रेशन का। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का स्केल आपने अपना स्केल डेवलप किया है, ठीक है जी। अब अपना जब स्केल डेवलप किया, लाइक मैंने अपना स्केल डेवलप किया है, मैं उसका नाम रख देता हूँ कि तारिक डिप्रेशन इन्वेंटरी या तारिक डिप्रेशन स्केल। अब जो मैंने तारिक डिप्रेशन स्केल बनाया है तो वो डिप्रेशन को मैयर करता है। अब लाजमी बात है कि इसकी कोरिलेशन पॉजिटिव होनी चाहिए किसी ऐसे स्केल के साथ कि जो वो भी दूसरा स्केल वो भी डिप्रेशन को मैयर करने वाला हो। तो फिर ही पता चलेगा ना कि उसने भी जितना स्कोर लिया है और इसने भी डिप्रेशन को मैयर किया बंदे के और उसने भी डिप्रेशन को मैयर किया बंदे के। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्केल जो वैलिड है? हम दोनों स्केल की कोरिलेशन देखेंगे कि क्या जो मेरे स्केल पे स्कोर आया है वही उस स्केल पे भी आया। लाइक मेरे स्केल पे जो डिप्रेशन का लेवल है पेशेंट का, क्या दूसरे स्केल पे भी तकरीबन मिलता जुलता ही डिप्रेशन का लेवल है पेशेंट का? तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। इसमें होता क्या है, एक आप अपना स्केल जो आप डेवलप करते हो वो आप एडमिनिस्टर करते हो और एक उसी कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड यानी उसी वेरिएबल का स्केल, जो वेरिएबल आपने जिस वेरिएबल पे स्केल डेवलप किया है उसी वेरिएबल का एक और डेवलप्ड स्केल जो पहले किसी और ने किया होगा, आप दोनों स्केल एडमिनिस्टर करोगे और उन दोनों के दरमियान कोरिलेशन चेक करोगे कि क्या अगर तो उनकी हाई कोरिलेशन है, पॉजिटिव मतलब हाई कोरिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्केल की कंकरेंट वैलिडिटी हाई है, क्योंकि आपके स्केल ने भी वही चीज़ मैयर की जो उसके स्केल ने मैयर की। वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्केल था, वो ऑलरेडी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश्ड थी, उसकी स्केल वो ऑलरेडी वैलिड स्केल था। अगर जो स्कोर उसने दिया उस स्केल ने दिया, तकरीबन मिलता जुलता स्कोर ही आपके स्केल ने दिया। जो डिप्रेशन का लेवल उसने डायग्नोस किया वही तकरीबन मिलता जुलता डिप्रेशन का लेवल आपके स्केल ने डायग्नोस किया। इसका मतलब ये है कि आपका स्केल भी डिप्रेशन को ही मैयर कर रहा है और अच्छे तरीके से मैयर कर रहा है, जैसे कि दूसरा पहले से किसी और का डेवलप करदा स्केल जो था उसने मैयर किया। तो इसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी।
अच्छा जी, नेक्स्ट वैलिडिटी की टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बेसिकली प्रिडिक्शन को शो करती है। प्रिडिक्शन से मुराद ये है कि आप कोई स्केल एडमिनिस्टर करते हैं, उस स्केल के स्कोर्स की बेस पे आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर ये बंदा या बंदी या कोई भी मतलब फ़र्द जो है इन फ्यूचर वो किस तरह की परफॉर्मेंस शो करेगा। मसलन आपने देखा होगा कि एमफिल या पीएचडी के लिए जीआरई या गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो लिया जाता है। बेसिकली ये जो गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट टेस्ट है, इसका असल मकसद जो होता है, हमारे यहाँ तो अब वो मकसद फौत हो गया है। बहरहाल ये प्रिडिक्टिव टेस्ट हैं, इनका असल मकसद ये नहीं होता कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस को जज करना, बल्कि इनका असल मकसद ये होता है कि ये देखना कि नेक्स्ट अगर आपको एडमिशन दिया जाए, वो बेसिकली आपको इसकी परफॉर्मेंस की बेस पे एडमिशन देते हैं। आपने जो गैट के टेस्ट पे परफॉर्म किया होता है उसकी बेस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या बुरी परफॉर्मेंस देंगे। अगर तो आप गैट पे अच्छा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रिडिक्शन हो गई है कि आप नेक्स्ट जब आपको एडमिशन दिया जाएगा तो आप अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप इस तरह के टेस्ट पे बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, गैट पे या कोई भी ऐसा जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट भी बुरी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है, और कभी किसी ने बताया नहीं, हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि शायद ये हमारी पिछली परफॉर्मेंस जो हम पढ़ के आए हैं उसको जज करने के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है कि इनको कुछ आता है या नहीं। बहरहाल इसका ये नहीं मकसद होता। इसका मकसद होता है कि प्रिडिक्शन करना कि आप इस पे स्कोर, जो आपका ये स्कोर होगा उसकी बेस पे आपका फ्यूचर का जो स्कोर है वो प्रिडिक्ट किया जाता है। इसलिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में दाखिला देने से पहले आपका जो है वो इस तरह का जीआरई टेस्ट या गेट का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो उसमें यही देखा जाता है कि उसमें बेसिकली प्रिडिक्शन की जाती है कि आप फ्यूचर में क्या स्कोर करेंगे। अब फ्यूचर का भी अगर आपका स्कोर आ जाता है तो इसका मतलब ये है, और ये स्कोर भी आपका हाई था, फ्यूचर में भी आपने हाई स्कोर लिया, इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है जो आपने बनाया है उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो हाई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर बाकी तमाम सर्कमस्टांसेस को हम कांस्टेंट कर दें, लेकिन जब आपने जो गैट का टेस्ट लिया है अगर उसमें स्कोर हाई आया है और फ्यूचर में स्कोर लो आया है, तो वो यही समझा जाएगा कि आपने जो टेस्ट लिया था, प्रेडिक्शन के लिए जो टेस्ट डेवलप किया था, उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की टेस्ट वेदर कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट्स दैट आर सपोज्ड टू बी अनरिलेटेड। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपने जो स्केल बनाया है आप ये देखेंगे कि थेरीज जो है वो क्या कहती हैं कि आपका जो वेरिएबल है जिसका आपने स्केल बनाया है, कौन कौन से दूसरे ऐसे वेरिएबल हैं जिनके साथ आपके वेरिएबल का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम दोनों को, जिस तरह हम कोरिलेशन चेक करते हैं, डिप्रेशन का सेल्फ स्टीम के साथ कर लिया तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, डिप्रेशन का इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चेक कर लिया तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, डिप्रेशन का एंजाइटी के साथ चेक कर लिया तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। ये तो रिलेशनशिप है, यानी ताल्लुक है, बेशक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल हैं जिनका आपके वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। जब आपने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करनी हो, डिफरेंट किस्म की वैलिडिटीज है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, तो इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल है आपने देखना ये है कि बाकी दूसरे जो थेरीज बताती कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं कि उनका आपके वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप दोनों का एडमिनिस्टर करें, दोनों का रिलेशनशिप देखें तो कोई रिलेशनशिप नहीं निकलता। तो इस तरह के जो वेरिएबल है आप उनको निकालेंगे, लेंगे, और वो जो वेरिएबल है उनसे रिलेटेड जो स्केल है वो भी आप एडमिनिस्टर करेंगे, और साथ आपका जो स्केल बना हुआ है आप वो भी एडमिनिस्टर करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान में ताल्लुक वाज़े हुआ है या नहीं हुआ। मसलन फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल कोफिशिएंट बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड लोकस ऑफ कंट्रोल इज 0.12,
यानी कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेल्फ स्टीम का स्केल बनाया। अब हमने देखा कि ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं कि जो सेल्फ स्टीम के साथ रिसर्चेस बताती हैं कि वो रिलेटेड नहीं है, यानी उनकी कोई कोरिलेशन नहीं आती है, बहुत वीक रिलेशनशिप आता है। बहुत वीक कोरिलेशन से मुराद भी यही होता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अनरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। अब सेल्फ स्टीम का हमने स्केल बनाया, हमने थेरीज में देखा तो पता चला कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल है उसका सेल्फ स्टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है या बहुत वीक ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। हमने दोनों को एडमिनिस्टर किया, अपना बनाया हुआ सेल्फ स्टीम का स्केल एडमिनिस्टर किया और लोकस ऑफ कंट्रोल का किसी का जो बनाया हुआ स्केल था वो एडमिनिस्टर किया, और हमने दोनों के दरमियान में कोरिलेशन देखा तो हमारे पास 0.12 आ गया। 0.12 का मतलब है कि बहुत ही वीक रिलेशनशिप, मतलब ना होने के बराबर, यानी दोनों वेरिएबल जो है वो अनरिलेटेड है। तो इससे क्या हमें पता चला कि हमारे स्केल की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हाई है। हाई कैसे है? क्योंकि हमने जो देखा था कि डिप्रेशन जो हमने सेल्फ स्टीम का जो हमने स्केल बनाया था, हमने उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करनी थी। तो हमने थेरीज में पढ़ा कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उसकी सेल्फ स्टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, या रिलेशनशिप जो है वो बहुत वीक होती है, कोरिलेशन। हमने दोनों को सेल्फ स्टीम का स्केल भी और लोकस ऑफ कंट्रोल का स्केल भी हमने एडमिनिस्टर किए और हमने दोनों स्कोर्स का आपस में कोरिलेशन देखा तो हमारे पास 0.12 आ गया। उसका मतलब ये है कि हमारे स्केल की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो हाई है, क्योंकि उसने जो थेरीज ऑलरेडी बताती थी हमारे स्केल ने भी वही जो है वो रिजल्ट निकाला है कि सेल्फ स्टीम का लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ बहुत ही वीक रिलेशनशिप। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को जनाब डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वैलिडिटी की टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या डाइवर्जेंट वैलिडिटी थी उसके बिल्कुल उल्ट है। उसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो आपने अपना जो वेरिएबल है वो उस वेरिएबल के साथ एडमिनिस्टर करना है जिनका आपस में थेरीज के अकॉर्डिंगली कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी में आपने ये देखना है, जब भी आपने अपने स्केल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है तो आपने ये देखना है कि आपका जो वेरिएबल है उसका कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल है जिनके साथ ताल्लुक है, यानी रिलेशनशिप पाया जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों किस्म के रिलेशनशिप होते हैं ना। तो ये हमने सिर्फ रिलेशनशिप देखना है, हमने इस डिबेट में नहीं जाना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि क्या रिलेशनशिप है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने डिप्रेशन का स्केल बनाया, अब हमने डिप्रेशन के स्केल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है। कैसे करेंगे? हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल हैं जिनका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक पाया जाता है। हम देखेंगे कि सेल्फ स्टीम है, डिप्रेशन का सेल्फ स्टीम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, ताल्लुक तो है ना। मैंने पहले ही आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की डिबेट में नहीं हमने जाना, हमने ये देखना है कि ताल्लुक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, नो इशू, हमने जस्ट ताल्लुक देखना है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि जो सेल्फ स्टीम होती है उसका डिप्रेशन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसका सेल्फ स्टीम के साथ भी डिप्रेशन के साथ भी नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी तरह जो एंजाइटी होती है उसका डिप्रेशन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना डिप्रेशन का स्केल ले लेंगे, दूसरा कोई ऐसा स्केल ले लेंगे, वेरिएबल का स्केल ले लेंगे जिनका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक पाया जाता है। बेशक आप इमोशनल इंटेलिजेंस का ले लें, बेशक आप सेल्फ स्टीम का ले लें, एंजाइटी का ले लें, या किसी दूसरे ऐसे वेरिएबल का जिसका डिप्रेशन के साथ को रिलेशन पाया जाता हो। दोनों स्केल्स को एडमिनिस्टर करेंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। जिस तरह convergent validity test that constructs that are expected to be related are in fact related, यानी कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है, उसमें जो हम सपोज करते हैं कि जो टेस्ट है वो जो दो टेस्ट हैं वो रिलेटेड हैं, और जो टेस्ट करने के बाद यानी कि हमारी रिसर्च के बाद जब हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लिया, मतलब एडमिनिस्टर कर लिया स्केल, जो रिजल्ट आया वो भी यही शो करे कि दोनों के दरमियान में ताल्लुक पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल कोफिशिएंट बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन इज 0.61, यानी हमने डिप्रेशन का स्केल बनाया था, हमने ये देखा कि उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है, तो हमने क्या देखा कि कौन से ऐसा वेरिएबल है जिसका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक है। तो हमने ये देखा कि सेल्फ स्टीम का ताल्लुक है, रिसर्चेस के थ्रू लिटरेचर हमें बताता है, थेरीज बताती हैं। तो हमने दोनों का आपस में जो दोनों स्केल एडमिनिस्टर की है और हमारे पास जो रिलेशनशिप आ गया 0.61, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जो है
वो रिलेशनशिप पाया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट, ये जो थी वो मैंने डिस्कस कर ली आपसे वैलिडिटी की टाइप। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो है वो हम अपने जो मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।